हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजयगिरी। तो बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने आपको ट्रांसपोर्ट फिनोमेना वाला पूरा चैप्टर आपको वन शॉर्ट वीडियो में क्लियर करा दिया था और उसके साथ साथ मेन फ्री पाथ का फार्मूला भी बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चूँकि बिना उस वीडियो को देखे आपको इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको समझ में नहीं आएंगे। उस वीडियो में हमने आपको सारे फार्मूले बताए हैं, डेफिनेशन वगैरह भी बता दी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है उसको आपको बताते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे और आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द मेन फ्री पाथ लैम्डा व्हेन नंबर ऑफ कोलिजन इज n इन टाइम t। देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ कोलिजन इज n इन टाइम t, मतलब किसी t समय में जो कोलिजन की संख्या है वो n है, ठीक है। t समय में कितना कोलिजन हो रहा है, कितनी बार कोई मॉलिक्यूल टक्कर कर रहा है t समय में, तो उसकी संख्या हमको n दी गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ पूछ क्या रहा है? व्हाट विल बी द मेन फ्री पाथ, यानी लेमडा क्या होगा। लेमडा, देखिए मेन फ्री पाथ क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। मेन फ्री पाथ हमने आपको बताया था इसके पहले लेक्चर में कि किन्हीं दो टक्करों के बीच, जैसे कोई मॉलिक्यूल आया इससे टकराया फिर जाकर इससे टकराया, तो किन्हीं दो टक्करों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है, उसी को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये होता है लेमडा से इसको हम डिनोट करते हैं। मीन फ्री पाथ किसी मॉलिक्यूल की दो टक्करों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इससे टकराया फिर मान लेते हैं इससे टकराया, फिर मान लेते हैं इससे टकराया, देखिए लेंथ कमज़ोर होती जा रही है, तो हम इसके एवरेज लेंथ को हम यहाँ पर लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। अब इसका कम है, इसका और कम है, तो हम तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाता है। तो हम लेमडा को एवरेज मानते हैं। क्या है ये? एवरेज डिस्टेंस है, यानी एवरेज मीन फ्री पाथ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए टी समय में कितना टक्कर किया? एन टक्कर किया। हम मान लेते हैं मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी क्या है? भी है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? भी है। तो कितनी दूरी चलेगा वो टी समय में, कितनी दूर जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा वो टी समय में? तो मान लेते हैं कि टी समय में दूरी कितनी तय करेगा? भी इंटू टी, चूंकि चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर, ठीक है। अब देखिए मतलब कि टी समय में इतनी दूरी तय किया और कितना टक्कर किया? एन टक्कर किया। टी समय में इतनी दूरी तय किया और एन टक्कर किया, तो एक टक्कर में कितना दूरी तय करेगा? एक टक्कर में तो हो जाएगा भी बार टी अपान एन, यानी कि एक टक्कर में चली गई दूरी ही हमारी क्या होती है? मीन फ्री पाथ, यानी एवरेज डिस्टेंस होती है, यानी भी बार टी अपान एन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार न्यूमेरिकल है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके लिए। और वो टॉपिक कौन सा है? देखिए द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्या? द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 3.5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मेन फ्री पाथ एट 27 डिग्री टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। देखिए क्वेश्चन का मेन समझिए, हिंदी में भी हम बोल देते हैं। क्या बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द मेन फ्री पाथ, आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। लैम्डा यानी मेन फ्री पाथ आपको निकालना है। और दिया किया गया है द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन, डायमीटर दिया गया है, मॉलिक्यूल का डायमीटर को हम डी से दिखाते हैं। क्या दिया गया है? 3.5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर डायमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है? और आपको दिया गया है कैलकुलेट द मेन फ्री पाथ एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टी इक्वल टू क्या दिया गया है? 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम चेंज करें तो 300 केल्विन आ जाएगा, चूँकि न्यूमेरिकल वगैरह में हम केल्विन में ही टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर क्या दिया गया है? प्रेशर आपको दिया गया है 1 atm। पी इक्वल टू क्या दिया गया है? 1 atm। और इसको हम बराबर लिख सकते हैं, 1 atm को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? ए होता है 1.03013 इंटू 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक बात और भी आई होगी कि भैया इसको हम एटीएम से इसमें कहाँ चेंज कर दिए। देखिए बेटा, देखिए होता क्या है कि यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, डिस्टेंस ये वाली आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपको प्रयास कर ही करना होगा कि सारे जो आएंगे वो सीजीएस में ही हों, सीजीएस पद्धति में ही सारे यूनिट हों। तो चूंकि पी का सीजीएस में होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हमको टी दिया गया है, पी दिया गया है, डी दिया गया है। तो एक चीज़ आपको हम बताए थे इसके पहले लेक्चर में, जब हमने आपको मेन फ्री पाथ का फार्मूला बताया था, हमने आपको मेन फ्री पाथ के 2 फार्मूले बताए थे। क्या 2 फार्मूले बताए थे? पहला क्या था? लेमडा इज इक्वल टू पहला था KT/√2 पाई डी स्क्वायर पी, ये एक फार्मूला था। और इसके अलावा एक फार्मूला और था, दूसरा फार्मूला जो था वो था लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ये 2 फार्मूले हमने आपको मेन फ्री पाथ के बताए थे इसके पहले लेक्चर में। देखिए, जब आपको टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया हो तब आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब आपको केवल पे केवल नंबर ऑफ मालिकूल दिया हो और डायमीटर दिया हो मालिकूल का, तब आप ये फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, मेन फ्री पाथ निकालने के लिए। अगर आपको ये नंबर ऑफ मालिकूल नहीं दिया गया है, प्रेशर और टेम्परेचर दिया गया है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चूंकि हमको यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है? लेमडा इज इक्वल टू KT/√2 पाई डी स्क्वायर पी। तो अब तो सारी चीज़ तो दी ही गई है, आपको डी भी पता है, पी भी पता है, हमने आपको निकाल दिया है, टी भी पता है। तो √2 की वैल्यू क्या होती है? हम लिख देते हैं 1.41 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। तो आप अब ये सारी चीज़ें इस फार्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि हमने इसका आंसर पहले से निकाल लिया है। इसका आंसर जो आएगा वो मेन फ्री पाथ यानी लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? 7.5 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ये लेमडा की वैल्यू आएगी। आप इस फार्मूले में रखेंगे तो ये लेमडा की वैल्यू आएगी। ठीक है, चूंकि हम वीडियो में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, चूंकि फालतू का टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा होगा, अपलोड करने में दिक्कत होगी, हमारा नेट भी ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 भी भैया बहुत भागड़ क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक तो नहीं है, देखने में खतरनाक लगता होगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखने से हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर इज 0.18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको दिया क्या है? पहले आपको जो जो दिया हो आप उसको लिखते चलिए। क्या दिया गया है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन इज कितना दिया गया है? इसको हम डी से डिनोट करते हैं। कितना दिया गया? 0.18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एट 273 केल्विन, यानी टेम्परेचर क्या दिया गया है? 273 केल्विन। प्रेशर क्या दिया गया है? 1 atm। अब जिसको जहाँ चेंज करना पड़ेगा हम चेंज करेंगे, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है? देखिए, एस्टिमेट मेन फ्री पाथ, मतलब मेन फ्री पाथ आपको लेमडा निकालना है। क्या निकालना है? लेमडा निकालना है, मेन फ्री पाथ। द गैस कांस्टेंट यानी R इक्वल टू गैस कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.314 × 10⁻7 अर्ग प्रति मोल केल्विन। मोल केल्विन ये होता है इसका यूनिट, ये होता है इसकी वैल्यू। हालांकि यहाँ पर 8.3 दिया गया है, तो हम इसको यही लिख देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। × 10⁻7 अर्ग प्रति मोल केल्विन। ठीक है, ये हो गई गैस कांस्टेंट की वैल्यू। इसके अलावा एंड द मालिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। ये आप जानते हो O2 की जो मालिकुलर वेट होता है वो क्या होता है? 32 होता है। इतनी चीज़ समझ में, जो जो दिया गया है और जो निकालना है। देखिए, डिफ्यूजन कांस्टेंट जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? डिफ्यूजन कांस्टेंट का फार्मूला हमने आपको इसके पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ मास में बताया था। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो फार्मूला होता है वो होता है D इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं, 1/3 लेमडा V बार का मतलब एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, लेमडा क्या होती है? मेन फ्री पाथ होती है। डी क्या होती है? डिफ्यूजन कांस्टेंट। यानी कि अगर हमको इसकी वैल्यू पता हो तो हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू 3D/V यानी एवरेज स्पीड। ठीक है, लेकिन हमको इसी की वैल्यू नहीं पता है, तो पहले तो हम इसको निकालेंगे और फिर लेमडा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकालेंगे? पहले ध्यान से देखिए, आपको शायद देख नहीं रहा था। पहले हम V की वैल्यू यानी कि एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, फिर इसी फार्मूले में हम एवरेज स्पीड रख देंगे। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकाल के रख देंगे, इसकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो चलिए पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर 3RT/m। यहाँ पर R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, एंड M क्या है? मालिकुलर वेट होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं, क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर हम रखते हैं क्या? 3R की वैल्यू 8.3 × 10⁻7, T की वैल्यू 273 मालिकुलर वेट 32। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो क्वांटिटी निकल कर आएगी क्या आएगी? V इज इक्वल टू आ जाएगा आपका
वी बार की वैल्यू 4.60 इंटू 10⁴ आएगा। हमने हालांकि क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं उसको एक बार सॉल्व जरूर किए रहते हैं, ताकि वीडियो में बताते समय आपको हमको कोई दिक्कत ना हो बीच में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब इसी एवरेज स्पीड को हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 इंटू डी की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, रख देते हैं 0.18 अपान भी यानी एवरेज स्पीड की वैल्यू आपको दी गई है 4.60 इंटू 10⁴। अब आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर में आएगी, लैम्डा की वैल्यू। अब क्या आएगी ये भी हमने निकाल कर रखा है, तो क्या आएगा 1.17 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ये आ जाएगी आपको लैम्डा की वैल्यू। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ ईटा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर डी। आपको निकालना है ईटा क्या होती है। ईटा क्या होती है आप लोग जानते होंगे, विस्कोसिटी होती है। क्या होती है, विस्कोसिटी, यानी इसको हम हिंदी में श्यानता बोलते हैं, ईटा होती है, ठीक है। ये ईटा क्या होती है, विस्कोसिटी। और इसका फार्मूला हमने आपको बताया था किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम में। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था ईटा का फार्मूला। ईटा का फार्मूला क्या होता है, ईटा का फार्मूला होता है m इंटू एवरेज स्पीड अपान 3√2 पाई डी स्क्वायर। ये होता है ईटा का फार्मूला। तो आप अब इससे मिलाइए, आप इन चारों ऑप्शन से किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो देखिए 1/3√2 इंटू MC अपान पाई डी स्क्वायर, ये जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी इसका फार्मूला यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, यानी जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ। देखिए हमने आपको विस्कोसिटी यानी श्यानता कहाँ पर बताया था, श्यानता किस ट्रांसपोर्ट के कारण होती है। ट्रांसपोर्ट मतलब अभिगमन होता है, तो किस चीज के अभिगमन के कारण विस्कोसिटी उत्पन्न होती है, विस्कोसिटी उत्पन्न होती है, बताइए आप लोग, ठीक है। हम यहाँ पर आपको दो चीज बताएंगे और तीसरा चीज जो होगा वो आप हमको बताएंगे। देखिए होता क्या है कि जो जब हम मास का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, जब मास का ट्रांसपोर्ट होता है तो जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जब मास का ट्रांसपोर्ट होता है, मास का अभिगमन होता है, तो उस क्रिया को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसके साथ जब ट्रांसपोर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जब काइनेटिक नहीं भैया, एनर्जी, केवल हम केवल एनर्जी लेकर चलते हैं, एनर्जी का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो जो क्वांटिटी, जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी होती है तो हम उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी में जो क्रिया होती है उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मास जो होता है उसकी जो क्रिया होती है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये देना है कमेंट बॉक्स में कि द विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।